नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कृष्णा है। द ईडू 24 ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए हिस्ट्री का सीरीज़ लेके आया हूं, जो आपके एडीओ एग्ज़ाम और बीपीएससी टीआरई 4 टीचर के एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपका कि बिहार टीचर 72, बीपीएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, उसमें दरोगा भी हो गया, उसके बाद बैंक, एसएससी, सीटेट, ये सब के एग्ज़ाम में ये जो पूरा सीरीज़ है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखते हैं, अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। ठीक है, मतलब कपड़ा चेंज कर दिए थे। पहले क्या थे कि पहले पूरे वेल टाई ये सब पहनते थे, ये ठीक है, सूट पहनते थे और टाई लगाते थे। लेकिन अब क्या किए थे कि भारत आने के बाद 1915 में अपना पूरा गेटअप चेंज कर दिए थे। और वो पूछ रहा है कि किस तरह का, मतलब कि निर्णय लिए कपड़ा पहनने का। तो पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए ब्रिटिश बैरिस्टर की तरह, ऑप्शन बी काठियावाड़ी किसान की तरह, ऑप्शन सी काठियावाड़ी आपका व्यवसायी की तरह, और डी है आपका ऑप्शन पारंपरिक, जो आपका पुजारी है उसका वेश धारण किया था। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर आके महात्मा गांधी से रिलेटेड जो आपका फैक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि 9 जनवरी और 1915 में क्या करते हैं, महात्मा गांधी भारत आते हैं। ठीक है, और कहाँ आते हैं, तो मुंबई में आते हैं जहाज से, मुंबई। ठीक है, और जहाज का नाम अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, क्या जहाज का नाम क्या है, अपोलो। ठीक, और इसको 9 जनवरी 1915 को क्या किया जाता है, आपको प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये परंपरा विकसित हो गई, 9 जनवरी को हमेशा आपका जो आपका प्रवासी दिवस है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें आए थे महात्मा गांधी किस तरह से आए थे, पूरे आपके बैरिस्टर के ड्रेस पहन के आए थे। ठीक है, सूट पहन के आए थे। लेकिन यहाँ के लोगों में क्या करने के लिए, ज्यादा अपना जनसंपर्क बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, किसान का वेश वो धारण कर लेते हैं। ठीक है, और वो वेश कैसा होता है, काठियावाड़ी जो आपके किसान है, काठियावाड़ के किसान उनके तरह क्या करते हैं, आपका वेश धारण स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज याद रखिएगा कि महात्मा गांधी आपका 1921 का दौर आएगा तो यहां पे क्या करेंगे, धोती और आपका लंगोट पहनना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय यही स्थिति थे पूरे भारत के लगभग सारे किसान का, सिर्फ धोती पहनते थे। देखते थे पूरा गेटअप ही चेंज हो गया महात्मा गांधी का, सिर्फ धोती पहनते थे, तन पे कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ आपका धोती का इस्तेमाल करते थे और लंगोट पहनते थे। तो ये क्वेश्चन हल्के में लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। तो असहयोग के समय क्या किए थे, अपना वस्त्र को पूरी तरह से वो चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ाव हो। ठीक है, अब ये आप ही सोच के देखिए, आप किसी समाज में जा रहे हैं, गरीब समाज है, वहां पे पूरा सूट पहन के जा रहे हैं, और अब उसी गरीब समाज में जा रहे हैं जहां पर आप उन्हीं के वेश धारण करके जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि दोनों के बीच में संपर्क किसका बेहतर होगा। तो स्वाभाविक बात है कि वही जो आप उसके वेश में जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन था महात्मा गांधी से, ध्यान रखिएगा इसका, काठियावाड़ी किसान की तरफ। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के तरह। और क्वेश्चन है बड़ा फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को आपको लेके चल रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जीवन पर हुए हमला, जहर देने की कोशिश से उनकी जान किसने बचाई थी। ठीक है, बीपीएससी लगातार 2 बार से क्या कर रहा है, आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है, और इससे संबंधित जो भी फैक्ट है मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, एडवर्ड गेट, ठीक है, जो जान बचाने की बात कर रहे हैं, बतक मियां, उसके बाद आपका एचएस पोलाक, उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, कब, 1917 यहां पे लिखा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि गांधी जी को बुलाते हैं कौन, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, और गांधी जी क्या करते हैं, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करवाते हैं। ठीक है, मतलब 3/20 ये था। तो ये गांधी जी करते हैं। नील की खेती था और बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, किसान का आपका
शोषण हो रहा था आपका ये नील की खेती में, तो चंपारण सत्याग्रह के लिए इनवाइट करते हैं राजकुमार शुक्ल इनको। एक चीज और ध्यान रखिएगा, और इसी समय जो एक व्यवसायी होते हैं जिनका नाम क्या होता है, इरविन, वो क्या करते हैं, आपको महात्मा गांधी को भोजन पर बुलाते हैं, और वहां पे बतख मियाँ क्या करते हैं, उनके नौकर होते हैं। बतख मियाँ क्या होते हैं कि इनके नौकर होते हैं, और इनको पैसा देके क्या किया जाता है, बतख मियाँ को इरविन बोलते हैं कि क्या, कि दूध में जहर दे दीजिए और महात्मा गांधी को पिला दीजिए। लेकिन बतख मियाँ का कितना भी है तो भारतीय है, तो ये ईमान उनका काम आता है, और वो क्या करते हैं, आपको वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उनके साथ बैठ के खाना खाते रहते हैं महात्मा गांधी के साथ, उनको बता देते हैं ये चीज को। तो जब आपका ये पूरा घटना जब 1950 के समय आपको दोबारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी आते हैं, तो बतख मियाँ का जो कहानी है इसका जिक्र करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो जहर से अगर महात्मा गांधी का जान किसने बचाया था, तो वो और कोई नहीं, आपके कौन थे, बतख मियाँ। 2 बार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है, वो भी आप बता दीजिएगा, और कितना मतलब कि भाग होता था उसमें, 3/20। अगर पूछ ले कि 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने बुलाया था महात्मा गांधी को, तो याद रखिएगा आपका राजकुमार शुक्ल। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका बतख मियाँ के संबंध में अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि गांधी जी के साथ कौन थे एक और व्यक्ति, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या करते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक आपका लिखते हैं। ठीक है, किस समाज, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, मतलब उनका उपनाम है ये। ठीक है, और ये जो है आप बताइए कि कौन थे ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका आंसर है वो कौन है, आपका गोपाल हरि देशमुख। ये क्या करते हैं, आपको इनको अपना ही ये उपनाम रखते हैं। ठीक है, समाचार पत्र ये क्या करते हैं, छापते हैं, तो अपना ओरिजिनल नाम नहीं रखते हैं, गोपाल हरि देशमुख नहीं रख के क्या बोलते हैं, लोकहितवादी। ठीक है, अगर बात करें ज्योतिबा फुले का, तो ये क्या करते थे, इनका भी, अगर इनका भी उपनाम का बात करें तो क्या था, महात्मा। तो सिर्फ महात्मा गांधी का नाम ही क्या था, महात्मा नहीं था, बल्कि आपका क्या था, जो ज्योतिबा फुले थे उनका भी उपनाम क्या था, महात्मा। अगर बात करें आपको महादेव गोविंद रनाडे साहब की बात करें, तो इनको बोला जाता है पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के पिता। ठीक है, तो इनको ये उपनाम दिया गया है। ठीक है, आगे भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। पढ़ाने के क्रम में मैं अक्सर ये भूल जाता हूँ आपसे बताना ये चीज़ कि आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आपका ये टीचर के लिए, ठीक है, ताकि मेरा भी ऊर्जा बना रहे। ठीक है, आप लोगों से, आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ, इसलिए आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा सेशन को क्या कीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा है। ठीक है, जहां जहां से आपको जिस जिस डायमेंशन में क्वेश्चन बनने का संभावना है, उस डायमेंशन को मैं क्या कर रहा हूं, टच करने का आपका कोशिश कर रहा हूं। आइए दोस्तों चलते हैं आपका। तो ध्यान रखिएगा, जो लोकहितवादी का नाम उपनाम दिया गया था वो खुद को दिए थे, और वो कौन थे, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो अच्छा ये नहीं है, ज्योतिबा फुले नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं काट देता हूं, ये है आपका ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलते आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 के आपका, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। ठीक है, पूछ रहा है क्या कि स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, मतलब जैसे ही आपका 1947 में क्या होता है, भारत स्वतंत्र होता है, तो वो भारत अपना औद्योगिक नीति लाता है, वो कब लाता है। ठीक है, और ये जो आपका औद्योगिक नीति लाता है भारत, वो लाता है आपका 1948 में। कब, आपका 1948 में। अगर पूछ ले कि इस औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य था, तो यहां पे जो आपका भारत का जो अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या किया गया था, आपका नींव रखा गया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें एक तरफ क्या होता है, निजी क्षेत्र, और दूसरी तरफ क्या होगा, आपका सरकारी क्षेत्र या सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र का क्या होता है, आपका अधिकार होता है। दोनों क्या करता है, परस्पर साथ में चलता है। अगर पूंजीवादी की बात करें, तो पूंजीवादी में क्या है आपका, ध्यान रखिएगा कि सीधा उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा भागीदारी किसका होता है, पूंजीवादी लोगों का। ठीक है,
ठीक है। पूंजीवादी में सबसे ज्यादा भागीदारी क्या होता है, माफ कीजिएगा, निजी क्षेत्र का आपका भागीदारी होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अकेले रहना पड़ता है तो थोड़ा सा मिस्टेक उस्टेक हो जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या कि 1948 में क्या होता है कि आपका औद्योगिक नीति क्या करता है, लाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत मतलब भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर क्या है, और कमेंट में यह भी बताते रहिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोग सेशन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद एक कमेंट भी नहीं करते। अरे कमेंट कीजिएगा तब तो पता चलेगा कि किस हद तक और जाके मेहनत करना है। कम से कम चलिए मेरे लिए नहीं कीजिए, कम से कम मेरे जो आप ही के लिए कर लीजिए कि मैं जाके वहां तक आपके लेवल का क्वेश्चन बना लूं। ये पूरा एमसीक्यू सीरीज, इसमें पीवाईक्यू भी है, आपका टीआरई 4 के एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है, टीआरई 4 चाहे आपका जितना भी एग्जाम मैंने आपको बताया है वो 72 बीपीएससी भी हो, चाहे बिहार दरोगा का भी अभी मेंस होने वाला, इस सब के लिए एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक तरफ रास बिहारी बोस भी दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस भी दिया गया है, और मोहन सिंह भी आपका दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में तीनों हैं, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, तो ये संकल्पना जो सबसे पहले लाए थे उनका नाम क्या था, मोहन सिंह। ठीक है, अगर बात करें आपके रास बिहारी बोस का, तो ये क्या किए थे, आपका आजाद हिंद फौज का क्या किए थे, विस्तार और प्रसार किए थे। ठीक है, और दौर कब आता है आपका 1943 का, और क्या करते हैं आपको रास बिहारी बोस ही क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को इसका कमान दे देते हैं, और कहां, सिंगापुर में, सिंगापुर में। और यहां पे क्या करते हैं, जो आपके सुभाष चंद्र बोस होते हैं क्या बोलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, दिल्ली चलो का आपका नारा देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 5 नंबर क्वेश्चन, अगर उसमें ऑप्शन में मोहन सिंह है, रास बिहारी बोस है और सुभाष चंद्र बोस है, तो वरीयता किसको दीजिएगा, सबसे पहले मोहन सिंह। अगर ऑप्शन में मोहन सिंह नहीं है और रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस है, तो ध्यान रखिएगा किसको बोलिएगा आप, रास बिहारी बोस को आप बताइएगा, टिक आउट करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और ये क्या है आपका कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब समाज जो है वो धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये क्या करेगा, जो एक मतलब एक संस्था होती है, ये संघ या संस्था बोलती है, जिसको बोलते हैं प्रार्थना समाज, उसके आपके संस्थापक कौन थे उसके बारे में आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपके जो आंसर है आपका, पहले देख लेते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान रखिएगा एक दो चीज, ये सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, आपको सती प्रथा, सती प्रथा का क्या करते हैं, प्रतिबंध करते हैं या उन्मूलन करवाते हैं। कब, 1829 में। और उस समय जो आपके जो वायसराय थे वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम क्या होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका सपोर्ट करते हैं। और क्या इनके बारे में, इनका 2 अखबार है, एक का नाम क्या है, संवाद कौमुदी, ठीक है, एक दूसरा का नाम है मीरात उल अखबार। ठीक है, और याद रखिएगा संवाद कौमुदी किस भाषा में, आपका बंगाली। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको कि ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, ये सब आपके एग्जाम में दोस्तों पूछता ही है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा, सती प्रथा के बारे में। और ये आपके दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो इनका कौन सा था, इनका था आर्य समाज। दूसरा इनका एक प्रमुख नारा था, वेदों की ओर क्या करो आप लौटो। उसके बाद क्या था, जो दयानंद सरस्वती थे ये आपके क्या किए थे, शुद्धि आंदोलन चलवाए थे, शुद्धि आंदोलन। अच्छा, शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या था कि जो लोग क्या किए थे, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए थे, उनके लिए क्या हुआ था, ये आंदोलन आपको चलाया गया था। समझ रहे हैं, तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि शुद्धि आंदोलन का आपका संबंध किससे है,
तो वो भी आप चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो इनका एक पुस्तक है जिसका पत्रिका है जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। ये अभी अगर आपसे पूछ ले कि इसका संबंध किससे है तो इसको भी क्या कीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। और इसको ध्यान में रख के क्या कीजिएगा कि बताइएगा कि इसका संबंध किससे, आपका दयानंद आपका सरस्वती से है। अगर बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना का, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, ये आत्माराम आपका पांडुरंग। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या है, केशव चंद्र सेन। तो ये क्या करते हैं, आपका भारतीय जो आपका ब्रह्म समाज था, जो ब्रह्म समाज की एक शाखा थी, उसका क्या करते हैं, आपका स्थापना करते हैं। यहां पर स्पेस कम है तो आप क्या कीजिएगा, आराम से लिखिएगा, पेन कॉपी रखिएगा, सुनिएगा, लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। आपके सहयोग के बिना तो पूरा द ईडू 24 ऑफिशियल क्या है आपका अधूरा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो सबसे पहले आपका ब्रिटिश संसद का आपका सदस्य बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछ सकता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद ब्रिटेन में क्या करते हैं, जीतते हैं। और किस पार्टी से, लिबरल पार्टी से जीतते हैं, जिनका नाम कोई और नहीं, वो कौन होंगे, ठीक है, जिनका नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। और इसके बारे में, इनके बारे में मैंने माफ कीजिएगा बताया था आपको क्या, कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में जो भारत से क्या कहते हैं, अंग्रेज धन को ले जाते हैं, धन का निष्कासन करते हैं, उसको क्या करते हैं, ये बताते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें बदरुद्दीन तैयब जी की, तो ये क्या है आपके आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम आपके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और जो आपको डब्ल्यूसी बनर्जी की बात करें तो ये क्या है आपके 1885 में जब आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष हैं ये। देख रहे हैं दोस्तों, सब डिस्कशन होगा आपका। ठीक है, अगर बात करें आपको फिरोज मेहता, तो ये आपका 1890 के समय में क्या करते हैं, आपको ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके अध्यक्ष बनते हैं, आईएनसी के अध्यक्ष। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये जो आप बताइए कि बनर्जी साहब कहां बोलते हैं, तो बनर्जी साहब के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये आपके अध्यक्ष कहां बनाए जाते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है, और वो कहां होता है आपका, वो होता है आपका बंबई में। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये कहां बनते हैं, आपको ये दूसरे के बनते हैं आपके दादा भाई नौरोजी, और आपके कहां, कलकत्ता में बनते हैं। अगर बात करें तीसरे के तो 1887 में आपका क्या होता है कि ये बनते हैं कौन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जिनका नाम क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कहां बनते हैं, आपके मद्रास में। आराम से चीजों को दोस्त सुनते रहिएगा, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता आपके कब बनते हैं, 1890 में बनते हैं। ठीक है, और ये आपका इंफॉर्मेशन था। चलिए दोस्तों, तो जहां से 7 नंबर क्वेश्चन से जितना आपका इंफॉर्मेशन आपका निकल के आया, मैंने क्या किया, उसको डिस्कस किया। आपसे एक ही गुजारिश, एक ही पुकार, कर दीजिए अपने चैनल को स्वीकार। कहने का मतलब क्या, कि अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखते हैं। जब हुमायूं निर्वासन में थे, तब 1542 में भविष्य के मुगल सम्राट अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था क्या, कि हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं सच में बहुत ईमानदार थे। क्या था कि वो भले ही क्या था वो, कि आपके मुगल सम्राट थे, ठीक है, बाबर के जाने के बाद, लेकिन अपने भाइयों में क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र का अच्छे से बंटवारा कर देते हैं। बहुत ईमानदार भाई था ये, मजाक नहीं। तो ये क्या करते हैं, और बंटवारा कर देते हैं। तो बंटवारा होगा तो कमजोर शक्ति तो होना ही है, स्वाभाविक बात है। कहाँ एक मुट्ठी चार भाई, कहाँ अब चारों भाई क्या हुआ कि बिखर गया। तो जो 1542 का दौर होता है, लेकिन पहले, इससे पहले इनका थोड़ा कहानी समझ लीजिए हुमायूं का। मैंने आपको बताया था क्या, कि एक युद्ध हुआ था चौसा का। अच्छा, इसमें नहीं बताया सेशन में, ठीक है।
तो आपका चौसा का युद्ध होता है, ठीक है, कब? 1539 में। किसके किसके बीच में? हुमायूं और आपके शेरशाह सूरी के बीच में होता है। हुमायूं शेरशाह, ठीक है, इनके बीच में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इनके युद्ध होगा और उसके बाद इस युद्ध में आपके जो हुमायूं को हार जाते हैं, और हारने के बाद, अच्छा चौसा का क्षेत्र कहाँ है? आपके दिमाग में ये भी चलेगा, ये सर चौसा कहाँ है? तो चौसा कहीं और नहीं है, आपका अपना जो बक्सर है। बक्सर कहाँ? बिहार, यहीं पे था। और क्या करते हैं कि इस युद्ध में आपका हुमायूं क्या होते हैं? हार जाते हैं, और हारने के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे कर्मनाशा नदी, जहाँ कर्मनाशा नदी में क्या करते हैं? आपको कूद जाते हैं, और यहाँ पे एक जो आपके व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? हुमायूं को जान बचाते हैं, क्योंकि हुमायूं नदी में डूब रहे होते हैं। और बाद में क्या करते हैं? आपके जो आपके हुमायूं थे, एक दिन के लिए उनको शासक बनाते हैं, क्योंकि वो वादा करते हैं, कौन? हुमायूं, जान बचाए थे ये। तो ये आपके ये चौसा का आपका कहानी हुआ, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से जो आपको खदेड़ के जो भारत से बाहर निकाला जाता है वो आपका क्या है? कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। और ये कब होता है आपका? ये होता है 1540 में, और 1540 में इनको खदेड़ के शेरशाह सूरी क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और उसी समय जब बाहर निकाल देते हैं तो ये कहाँ का जाते हैं? हुमायूं अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ शरण लेते हैं, और वहां पे क्या होता है? आपका अकबर का जन्म होता है। कमेंट में बताइएगा कि अकबर की माता का नाम क्या था दोस्तों, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है, तो ध्यान रखना है क्या। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं टिक आउट कर देता हूं दूसरे पेन से। ये आपके जो अमरकोट के राणा वीर साल के हैं, क्या होता है? ऑप्शन सी, यहाँ पे आपका अकबर का जन्म होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक आप क्या कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। चलिए आइए, ज्यादा आपका समय मैं नहीं लूंगा और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमने की फारसी परंपरा की शुरुआत की? ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके बलवन के पहले जितने भी शासक होते हैं उनमें क्या होता है, धीरे धीरे जो सुल्तान का जो पद होता है उसका सम्मान गिरने लगता है। लेकिन बलवन जो आते हैं ये चीज को समझ रहे थे कि सुल्तान के पद को क्या करना है, आपको पद और प्रतिष्ठा को क्या करना है, वापस लेके आना है। इसलिए ये दोनों प्रथा आपको शुरू करते हैं, और इनका नाम क्या होता है आपका? गयासुद्दीन आपका बलवन। अगर आए हैं तो बलवन से जुड़े आप 2-4 फैक्ट याद रखिएगा। जैसे क्या कि ये बलवन आपको क्या करते हैं? रक्त और लौह नीति, ठीक है, ये किनके द्वारा लाया जाता है आपको? तो बलवन के द्वारा। एक मतलब संस्था होती है जिसका नाम क्या होता है? तुर्क-ए-चहलगामी, ठीक है। ये क्या होती है? तुर्क-ए-चहलगामी संस्था, जो बनता है किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में इसका गठन होता है, ठीक है। और ये संस्था क्या करती है? जो आपके सुल्तान का पद निर्धारण करने में बहुत बड़ी आपकी संस्था रहती है। तो तुर्क-ए-चहलगामी जो आपका जो संस्था होती है, उस संस्था को कौन नष्ट करता है? तो कोई और नहीं, बलवन, ठीक है। लिख देता हूं मैं, तुर्क-ए-चहलगामी, ठीक है। तो इसको बताइएगा, नष्ट में देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं बलवन। अगर गठन पूछ ले तो गठन याद रखिएगा, कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। और कुछ तो और 2-4 इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे एक इंफॉर्मेशन और लिखिए, नौरोज त्यौहार, यहां पे मैं लिख देता हूं नौरोज त्यौहार मनाने का शुरुआत आपको कौन करता है? आपका कोई और नहीं, बलवन। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, दाग और आपका हुलिया प्रथा, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, यही लाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, राजधानी परिवर्तन किए थे। कमेंट में बताइएगा कहाँ राजधानी ले गए थे और फिर वापस लेके आए थे। सबसे ज्यादा आपके दिल्ली सल्तनत के पढ़े लिखे यही थे। लेकिन सबसे योग्य की बात करें तो आप अलाउद्दीन खिलजी मार सकते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श का आपका क्या किया गया है? इनको उपाधि दिया गया है। तो ये आपका, अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा भी क्या करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या करते हैं?
बनवाते हैं। अगर बात करें कुतुब मीनार का जो निर्माण का नींव का बात करें तो वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ही आपको करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, तो ध्यान रखिएगा, पूछ ले कि सम्मान के लिए, ठीक है, सम्मान के लिए क्या किया जाता है? ये पैर छूने की पाबोस और आपका सिजदा का स्टार्ट किया जाता है, और ये स्टार्ट कौन करते हैं आपको? कोई और नहीं, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात करें, तो हरिहर प्रथम, हरिहर तथा हुक्का। ठीक है, अगर बात करें कि महानतम शासक, तो ये कौन थे आपको? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। यहां पे विजयनगर साम्राज्य में याद रखिएगा 4 वंश क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें से जो एक वंश होता है जिसका नाम क्या होता है? तुल्लु। ठीक है, इसी वंश के आपके कौन होते हैं? कृष्णदेव राय होते हैं। अगर आप बात करें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करें, देखिए ये सब जितना बता रहा हूं ना, एग्जाम में इसे क्वेश्चन आपका पूछता है, तो इसको हल्के में तो बिल्कुल भी मत लीजिए, समझ रहे हैं? तो ये सब इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से लिख रहा हूं, कोई नहीं, इसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और TRE4 और ADO और जितना भी तमाम अभी बिहार का एग्जाम होगा, ये चीज को आपको प्रूव कर देगा कि यहां से क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपका ये सेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कितना भी आप पढ़िए कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा आपका क्या है? प्रैक्टिस। और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं बनेगा दोस्तों, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैं हो सकता हूं कि आपको थोड़ा कम पढ़ाऊं, लेकिन प्रैक्टिस में मैं कभी कोई कमी आपको नहीं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, अगर राजधानी की बात करें तो कहां है इसकी राजधानी? हम्पी। अगर पूछ ले कौन सा नदी, तो याद रखिएगा तुंगभद्र नदी पर ये थी। ठीक है, तो ये सब मोटा मोटी 2-4 इंफॉर्मेशन है, इसको देखते रहिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर का अगर आंसर की बात करें तो वह आंसर क्या है आपका? कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन क्या है आपका? डी। चलते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन क्या है? सम्राट अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? ठीक है, पूछ रहे हैं क्या सम्राट अकबर के बारे में। देखिए, सम्राट अकबर ये जो अभियान होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीतते हैं, बल्कि क्या करते हैं? कूटनीति के माध्यम से ये क्या करते हैं? ये अभियान सफल करते हैं। ठीक है, और ये अभियान क्या था आपका? असीरगढ़ की विजय। ठीक है, कौन है आपका? असीरगढ़ की क्या होता है? विजय होता है। और ये कब होता है आपका? 1601 में। और 1605 में क्या होता है आपका? अकबर का मृत्यु हो जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि ये इनका क्या था? अंतिम अभियान था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आपका ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है। अकबर जो क्या करते हैं आपको? दास प्रथा को समाप्त करते हैं। अगर बात करें कि उसको पुनः दोबारा लागू कौन करते हैं? औरंगजेब। ठीक है, अलग थे वो भी। ठीक है, अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक वही थे। ठीक है, जिनके शक्ति को सब बर्बाद कर दिया। कौन सबसे ज्यादा बर्बाद किए? जिनका नाम क्या था? शिवाजी। चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है अकबर के समय से ही, ठीक है, अकबर के समय के शासनकाल में बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको डाल दिया हूं, और ये क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछ रखा है, तो थोड़ा सा सतर्क होके देखना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार से है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन करता है, सम्राट अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकार या आपका जिलों में आपका बटा हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। जैसे आपका कौन कौन सा था, जैसे मैं 1-2 बता देता हूं, जैसे सारण, मुंगेर। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए पटना। तो इस तरह से था, सारण, मुंगेर, पटना। ठीक है, उसका रोहतास का क्षेत्र, ये सब था। तो टोटल इसका संख्या कितना था? तो ध्यान रखिएगा, जो जो 7 आपका सरकार या जिला बनाया गया था, ऑप्शन बी, कितना था? 7 था, 7। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश, जान ही रहे हैं, तो बहुत जरूरी है, जितने भी आपके फैकल्टी हैं यहाँ पे, विश्वास नहीं कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, चाहे आपके रंजन सर हुए, चाहे आपके मैथ वाले सर हुए, सब आपके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं, करवा रहे हैं। ठीक है, जितना टाइम है उतने टाइम में जितना मैं आपको दे सकूं,
करवा सकूं वो मैं आपको करवा देता हूं। हो सकता है ऐसा कि आपके ये सेशन ये एमसीक्यू से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो फिर सर क्या फायदा इसका? फायदा तब होगा जब आपको ऑप्शन छांटना हो जाएगा और तब आप याद रहेगा कि नहीं ये मास्टर साहब इस तरह से करवाए थे, ये ऑप्शन मैच नहीं करता है। एलिमिनेट करने में, उसको हटाने में ये आपका एमसीक्यू सीरीज आपका बहुत सहयोग करेगा। अदरवाइज क्वेश्चन तो यहां से भी आपका बनेगा ही बनेगा। इसलिए आराम से पूरा सेशन को धैर्य से देखिए, इंजॉय कीजिए, ठीक है। मैं तो बस आपको बोलता हूं कि जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपका फायदा है। तो आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके शासन में काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी? ठीक है। और ये जो आपका अष्टप्रधान मंत्री परिषद था, इससे क्या होता था पहले देख लीजिए, क्यों बनाया गया था इसको, ठीक है। तो इससे क्या होता था? आपका राज्य का प्रशासन चलता था, प्रशासन इसी के माध्यम से आपका होता था। और इसमें एक जो आपका 8 मंत्रियों में एक था जिसका नाम क्या था? अमात्य। और ये क्या होते थे? ये आपके वित्त मंत्री हुआ करते थे। और ये जो अष्टप्रधान है, इसकी अगर नियुक्ति की, इसका अगर स्थापना की बात करें तो कोई आपके और नहीं, जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं किसको? सबसे ज्यादा परेशान करते हैं औरंगजेब को। उनका नाम क्या था? शिवाजी के समय में होता है, ठीक है। अगर बात करें कृष्णदेव राय के बारे में बात करें तो यहां ये क्या करते हैं? स्थापना अष्ट दिग्गज, ठीक है। और ये अष्ट दिग्गज में क्या होता है? 8 तमिल जो आपके क्या होते हैं? कवि, ठीक है। ये क्या होते हैं? 8 आपके तमिल तमिल या आप इसको बोल सकते हैं तेलुगु कवि, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है अष्ट दिग्गज का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक का है? आपका अष्टप्रधान का संबंध। अच्छा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बीपीएससी का दोस्तों एक बार जाके पीवाईक्यू उठा के देखिए, आपको अंदाजा पता चल जाएगा कि मास्टर साहब क्यों इतना आपके जोर करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है। उसमें क्या है कि सम्राट अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन थे? ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए टोडरमल के बारे में, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे, ठीक है। और अकबर इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। शेर शाह के क्या क्या करते हैं शासनकाल में भी ये काम करते हैं राजा टोडरमल। और उस समय आपके जो बात करें टोडरमल का, तो उनके बारे में ध्यान रखिएगा क्या कि ये आपके वित्त मंत्री बनाए जाते हैं किसके द्वारा? आपके अकबर के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको पूछ लेता है आपके एग्जाम में, और आपको इस तरह के ऑप्शन के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है, सॉरी प्रश्न के लिए। तो ये दीवान ए कुल इनका पद रहता है, क्या? वित्त मंत्री। उस समय क्या बोला जाता था? एक मिनट, दीवान ए कुल, ठीक है, वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्या है? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है। विज्ञान में आप लोग परमाणु सिद्धांत के बारे में अलग बात करते हैं, लेकिन आपके जो आपका विज्ञान से पहले भी क्या हुआ था? विज्ञान तो पहले भी था, जो आपके प्राचीन भारत में भी क्या करते हैं, एक ऋषि होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जिनका नाम क्या होता है? ऋषि कनाद, महर्षि कनाद। और ये क्या करते हैं? आपको वैश्विक आपका दर्शन देते हैं और इसमें परमाणु सिद्धांत के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। अगर बात करें योग दर्शन, तो ये किसका है? आपको पतंजलि, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। अगर बात करें सांख्य दर्शन, तो ये क्या है? आपके महर्षि जो आपके कपिल, ठीक है, ये थे। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि न्याय दर्शन आपके कौन दिए थे, ठीक है। कमेंट में आपको बताते रहना है कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत जरूरी है, ये आपका सहयोग है, प्यार है, वो आपका कमेंट के माध्यम से ही मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो इनका क्या नाम होता है? न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम, ठीक है दोस्तों। तो आपको जरूरी है कि
आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको पूरा सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दर्द करने लगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लगता है कि आज ज़्यादा टाइट हो गया ये। ठीक है, जो आपका माइक है। चलिए दोस्तों, तो इसलिए मैं बार बार ये कर रहा हूँ। तो ये आपका परमाणु अगर सिद्धांत की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा क्या, जो आपका वैशेषिक जो आपका दर्शन जो ऋषि क्या करते हैं, जो आपको कनात देते हैं, इसमें बताया गया है। बाकी सबको मैंने आपको डिस्कस किया, ये सब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछता है। तब तक आप क्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन को देखिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह डैश कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या कि जो महात्मा बुद्ध है उनके शिक्षाओं को क्या किया गया था, उनको संग्रह किया गया था। और किसमें, आपके त्रिपिटक में, त्रिपिटक। ठीक, और इसमें आपका 3 था, जैसे विनय पिटक, उसके बाद सुत पिटक, और तीसरा क्या था आपका, अभिधम पिटक। ठीक है, इसमें संघ का नियम, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, हल्के में मत लीजिएगा। अगर सूत पिटक की बात करें तो मुख्य आपका उपदेश, जो उपदेश दिए उनको आपको यहां पे लिखा गया है। अगर बात किया अभिधम पिटक की तो ये दर्शन। ठीक है, इसमें दर्शन का, फिलॉसफी का क्या किया गया है, बात किया गया है। त्रिपिटक, और याद रखिएगा जो शिक्षाओं का संग्रह किसमें किया गया है, आपका त्रिपिटक में। तो ऑप्शन आपका जो ए है आपका सही है, विनय पिटक, सूत पिटक और आपका अभिधम पिटक। क्या कीजिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। ठीक है, और बौद्ध तो फेवरेट है बिहार का। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप लोग अब डिसाइड कीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा सेशन कैसे जा रहा है। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कहां तक चीजों को सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं डाउट हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कीजिएगा, आप डिस्कस कीजिएगा मुझसे, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपका कमेंट देखता हूं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, तो बात करें आपका फैयान का, तो ये किसके समय में आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको आप क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, अगर जो आपका मेगास्थनीज की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आते हैं। ठीक है, और मौर्य वंश के समय में ये आते हैं। ठीक है, अगर बात करें आपका हेनसांग का, तो ये किसके समय में आते हैं, आपके हर्षवर्धन के समय में आपको आते हैं। और ये किस जो आपके वंश से रिलेटेड होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश। और इसके संस्थापक के बारे में कौन थे, पुष्यभूति। और ये जो आपका जानकारी है वो किससे पता चलता है, जो हर्ष चरित्र, जो आपके बाणभट्ट की जो आपकी पुस्तक है, ठीक है, उसमें क्या करता है, आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये आपको इसिंग, ये आपके जो आपके 6ठी शताब्दी के समय में ये आपके आते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। लगभग नहीं 671 में, जो आपके 7वीं शताब्दी के समय में आपको ये आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 17 नंबर का पहला आपका फायान, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब आपको जानकारी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त आपका जो मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, पूछ लेगा क्या, हेनसांग, हर्षवर्धन, आज से पूछ लेगा फायान, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य भी आप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए। अब बताइए कमेंट के माध्यम से कि किस तरह का आपका ये क्लास आपको किस तरह का लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, किस चोल शासक ने गैंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी आपको स्थापित की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपके चोल वंश के ही होते हैं, महिपाल को पराजित करते हैं कौन, जो आपके राजेंद्र प्रथम, और उसके बाद एक नया आपका राजधानी बनाते हैं जिसको गैंगेकोंड आपका चोलपुरम आपको बोला गया है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। महिपाल प्रथम को हराने के बाद, याद रखिएगा, महिपाल प्रथम को
हराने के बाद। ठीक है, चलिए ये सब जितना है ना, अभी क्या है कि समय कम है तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, जल्दी नहीं करवा रहा हूँ, पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। और क्या है कि आपको जब आप पूरा आपका फाउंडेशन का बैच कंप्लीट हो जाएगा तब देखिएगा आपको इतिहास में अलग डायमेंशन से आपके सामने इतिहास आएगा। अब मजेदार हो रहा है आपका फाउंडेशन भी, जितने भी टीचर का हो रहा है, तो फाउंडेशन को एंजॉय कीजिए, देखिए और खुश रहिए। ठीक है, एकदम स्माइल करते रहिए, सेशन को देखते रहिए, स्पीड में नहीं जाइए क्योंकि मैं ही आपका क्या बहुत ज्यादा स्पीड बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ये जो आपका चोलपुरम जो आपका नगर था, इसके संस्थापक कौन थे? राजेंद्र, आपके प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपना चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? बोलता है प्राग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख किस भाषा में आपको लिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका स्तंभ लेख है, ठीक है, स्तंभ पर क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वैदिक, तो वैदिक से ही क्या करूंगा मैं, वहां पे आपको शिलालेख के दिखाऊंगा, उसमें लिखा रहता था। तो ये आपका कौन सा भाषा में है? तो ध्यान रखिएगा, आपका संस्कृत भाषा में आपका है। ठीक है, अगर प्राग प्रशस्ति आपके इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करें, इसमें किस शासक का सबसे ज्यादा नाम है? तो उसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ज्यादा बात कही गई है, जिसको भारत का आपको क्या करते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका उपाधि देना उतना उचित नहीं है, क्योंकि नेपोलियन क्या है, इधर ये ईस्वी में आया है, और समुद्रगुप्त क्या है, बहुत पहले आ चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको बोला हुआ है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका कौन सा भाषा है? तो भाषा याद रखिएगा, भाषा कौन सा है आपका? संस्कृत भाषा। अगर बात करें शैली कौन सा है, तो आपका चंपू शैली में आपको क्या किया गया है? ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन था, आपको देख लीजिएगा। 19 नंबर का आपका संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका लास्ट क्वेश्चन आज पूरे सेशन का। और यहां तक जो बच्चे अभी तक पहुंचे होंगे, विश्वास कीजिए एग्जाम में एक अलग एनर्जी के साथ जाएंगे, और ये अलग एनर्जी इनको परीक्षा हॉल में ही जाके पता चलेगा। ठीक है, तो मैं जो बोलता हूं उसको सुनिए, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, एमसीक्यू सेशन में मैं ध्यान रखता हूं चीजों को। ठीक है, लाइव हो तो लाइव पे वहां पे आपसे बात करने, क्योंकि आप भी सामने होता है। जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो यहां मैं क्या करूंगा, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित होता है? तो ये आपके कौन थे? आपके कोई और नहीं, कनिष्क थे। और कनिष्क के समय में क्या होता है आपका? ऑप्शन जो आपका सी है वो है। और इस समय क्या होता है? चौथा बौद्ध संगीति होता है। और इसमें जो आपका बौद्ध धर्म है, जिसकी हीनयान महायान जो क्या होता है, ये दो शाखा में आपका बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष के, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। अगर इसके बात करें उपाध्यक्ष के, तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लिख लीजिएगा कौन थे, एक आराम से लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप दोनों लिख लीजिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में। तो अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे आपके? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष, लिख लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज था दोस्तों ये आपका जो प्राचीन भारत, जो आपका इतिहास था उसका क्या था, पूरा सेशन था। और बताइएगा आप अपने कमेंट के माध्यम से कि ये आपका सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्त इंतजार कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा, खूब करवाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और आपके इतिहास से TRE 4 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है वहां तक आपको पहुंचा के ले जाऊंगा। मैं एक ही बोलता हूं, मैं एक एग्जाम को नहीं जानता हूं, ठीक है, उसका मैं रिस्क नहीं लूंगा। बाकी सारे एग्जाम में आपको ये पूरा सेशन हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और उसका नाम क्या है? अपवाद जो है ये पूरे जो सेशन का है वो क्या है आपका? UPSC। इसके अलावा कोई अपवाद नहीं है। पूरा कोई भी एग्जाम हो उसमें जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए, बनेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी क्या कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए। जय हिंद, जय भारत।